सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम जीओसी भी बोलते हैं। तो जीओसी को एकदम डिटेल में समझेंगे ताकि हमारे आगे के टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर रहें। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो अंडर जीओसी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें हमारा कोई भी इंटरमीडिएट बनता है, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो उनकी स्टेबिलिटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिसमें आ जाएगा हमारा कार्बोकटाइन, कार्बो अनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर पढ़ेंगे इसके इफेक्ट्स, यानी हमारा आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, वो हम आगे देखेंगे डिटेल में। देन आ जाता है हमारा रेजोनेंस। ठीक है, उसको डिटेल में देखेंगे। देन देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। देन एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, किस तरीके से ये कंपाउंड को स्टेबल करते हैं। ठीक है, देन लास्ट में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। और फिर एक क्यूक रिकैप लेंगे, और फिर हम कार्बोकटाइन्स को यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को अच्छी तरह से समझेंगे कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है कौन सा वाला इसको स्टेबल कर रहा है, यानी पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, रेजोनेंस किस तरीके से स्टेबल कर रही है, वो सब हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, ये होगा हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ने के वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग वी विल जस्ट समराइज ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आई विल जस्ट पेस्ट इट। सो अभी तक हमने देख लिया था आयुपेक और आइसोमरिज्म। ठीक है, तो मैं समराइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हमने आयुपेक रूल देखा, जिसमें हमने देखा हमारे पास वर्ड रूट होता है जिसमें हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यानी 1 है, 2 है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उस तरीके से। देन उसके आगे होता है सफिक्स एंड सॉरी, वर्ड रूट के आगे लगता है सफिक्स, एंड उसके पहले जो से पहले लगेगा वो प्रीफिक्स, और जो बाद में लगेगा सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले, प्री मतलब पहले। ठीक है, तो उसमें सेकेंडरी आ जाएगा और प्राइमरी आ जाएगा। सेकेंडरी में जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो सब हम ऐड कर देते हैं, और प्राइमरी में आ जाता है हमारा साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, जो हमने देखा था इन केस हमारे साइक्लो कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे तो। देन सफिक्स में क्या आता है, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। इन कब लगता है, जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इन लगता है जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हम उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे, देन इन लिख देंगे। ठीक है, वर्ड रूट के बाद, जैसे मिथ इन, प्रोप टू इन, मतलब टू पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप टू इन, देन आइन जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देन हमने देखा था लास्ट में सेकेंडरी सिफिक्स। सेकेंडरी सिफिक्स में आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारा एक ही लाएगा। ठीक है, एक ही फंक्शनल ग्रुप हम लास्ट में लिख सकते हैं। अगर हमारे इन केस कंपाउंड में 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो हम जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का है उसको हम सुफिक्स की तरह रख देते हैं, और जो छोटे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एक टीचर की, यानी एक स्कूल है तो एक स्कूल में एक प्रिंसिपल रहता है और उसके नीचे टीचर रहता है, एक हायरार्की रहती है। तो जो प्रिंसिपल अगर आ जाएगा तो प्रिंसिपल हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, यानी वो सफिक्स में हम रख देंगे। ठीक है, सेकेंडरी पोजीशन पे। और जो हमारे टीचर्स अगर और आ जाते हैं तो उन टीचर्स को हम सब्स्टिट्यूएंट के साथ डाल देंगे, यानी हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में डाल देंगे। ठीक है, वैसे एक बड़ी क्लास का टीचर है, यानी एक 12th को पढ़ाता है और एक फर्स्ट सेकंड क्लास को पढ़ाता है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, उस 12th क्लास वाले टीचर को, उसको हम लास्ट में लिखेंगे, यानी वो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, इसलिए उसको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह लिखेंगे एट द लास्ट, यानी सेकेंडरी सिफिक्स की जगह पे। और बाकी जो रह जाएंगे, यानी सेकंड क्लास का कोई टीचर है या फिर कोई छोटी प्रायोरिटी का है, उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करेंगे एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये हमने देखा था आयुपेक रूल में। ठीक है, ये एक बेसिक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम कैसे करना है, इसलिए मैंने जस्ट समराइज कर दिया। उसके बाद आता है हमारा आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में क्या देखा था, हमारे पास दो तरह के आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चर मतलब जिसमें हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी मैंने क्या बोला था, क्लास है, क्लास में देख लो कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं और वो बच्चे एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके का था। अब क्या होगा, ये बच्चा जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी अब इसके साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, यानी इसका फ्रेंड था, लेकिन अब इसी बच्चे ने क्या किया, यहाँ से उठकर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, देन यहाँ पे चेंज कर दी। तो अब एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यानी मेन चेन सेम रहेगी बट पोजीशन चेंज होगी, तो पोजीशन आइसोमरिज्म चेंज चेंज हो जाएगी, यानी पहले 4 कार्बन की चेन थी, 5 अब 3 की हो गई है, बाद में 2 की हो जाएगी, तो हो जाएगा चेन आइसोमरिज्म। मेटामरिज्म में क्या नहीं, मैंने क्या बोला था, एक सीनियर ग्रुप आएगा या फिर ओ आ जाएगा, जैसे एन आ जाएगा, कोई भी ग्रुप आएगा वो एकदम सेंटर में आएगा और उसके इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन और इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेंज रहेंगे, यानी पहले यहाँ पे दो थे, बाद में यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गए, तो ये मेटामरिज्म है, यानी उसके इस तरफ, उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाती है, इसलिए इसको मेटामरिज्म बोलते हैं। देन फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म, जिसमें फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाता है, यानी जिसमें हमारा
हमने देखा था एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कीटोन में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारा एस्टर में चेंज हो जाता है, अल्कोहल हमारा ईथर में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो सब याद रखना है। एंड देन टोटोमरिज्म जिसमें हमारा कीटोन ग्रुप यानी सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो COH में कन्वर्ट हो जाता है। वो मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि यहाँ पे ऐसा समझ लो कि उसके पास बैलून है एंड उनकी दोस्ती वहाँ से टूट जाती है, सी डबल बॉन्ड से उनकी दोस्ती टूट जाएगी और उसकी दोस्ती वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो वो सब एग्जाम्पल्स थी, वो अगर देखनी हो तो आप आइसोमरिज्म वाली वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। देन हमने देखा था स्टीरियोआइसोमरिज्म। स्टीरियोआइसोमरिज्म दो तरह का है, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशन मतलब जिसमें कॉन्फिगरेशन चेंज होगी, यानी जैसे ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि दो कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट एक कार्बन पे जो दो ग्रुप जुड़े होंगे दैट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है, टू एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और अगर ये वाला ग्रुप यानी मैंने मान लिया यहाँ पे CH2 है और यहाँ पर CH2 है, अगर ये CH2 है और दूसरा HH है, अगर ये CH2 सेम साइड होंगे तो सिस फॉर्म होगी, और अगर ये CH2 एक ऊपर और एक यहाँ पर होगा इस तरफ तो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म था। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या था, एक हमारा कार्बन होता है डेट मस्ट बी कायरल। कायरल कैसे होगा, अगर उसके पास जो चार ग्रुप जुड़े हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, चारों के चारों डिफरेंट होंगे तो वो कायरल कार्बन होगा, और कायरल कार्बन ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। देन इसमें हमने देखा था R&S कॉन्फिगरेशन, उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी SALE, ठीक है, एक बड़ी सी कहानी बताई थी कि एक बच्चा है वो सब वगैरह वगैरह, अब इसको याद नहीं रखेंगे। अब इतना रहना, एस से एस फॉर्म, ए से एंटी क्लॉकवाइज, एल से लीवर रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एस फॉर्म होगी और लीवर रोटेटरी फॉर्म होगी। उसके बाद मैंने बताया था कि हम किस तरीके से नंबरिंग करते हैं स्कायरल कार्बन पे, 1 2 3 4, ठीक है, जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, जिसका सेटोप नंबर ज़्यादा होगा, एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, ठीक है, उस तरीके से। और उसके बाद हमने देखा था इनएंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। इनएंशियोमर्स कौन से होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, और डायस्टेरियोमर्स कौन से होते हैं, जो मिरर इमेज भी नहीं होती है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं करते, जो डिफरेंट होती है। और अगर सुपर इम्पोज कर सकते हैं और मिरर इमेज नहीं होगी तो आइडेंटिकल होती है, मतलब वो सेम ही कंपाउंड आ जाएगा। इनएंशियोमर्स का बस याद रखना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, दैट इज इनएंशियोमर्स। देन हम लास्ट में देखा कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म, जिसमें कन्फर्मर्स देखे थे इथेन के, ब्यूटेन के, यानी एक कार्बन आगे था और एक कार्बन उसके आगे था, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके आगे 3 बॉन्ड थे और इसके आगे 3 बॉन्ड थे। और फिर हमने उसे देखा था, उसमें हमारी स्टैगर्ड फॉर्म थी, इक्लिप्स फॉर्म थी, एंड डिगोज फॉर्म थी, ठीक है। पहले हमने देखा इथेन का, देन ब्यूटेन का, एंड देन साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रिक्स देखी थी, हमने किस तरीके से हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो ये सब हमने अभी तक कवर कर लिया है, ये सब हमने एक क्विक रिवीजन ले लिया कि अभी तक हमने क्या क्या किया है और आगे हम क्या करने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमें बताना चाहिए बॉन्ड क्लीवेज, किस तरीके से हमारा बॉन्ड जो है वो टूटता है, ठीक है। सो बॉन्ड फिशन, अब इसके लिए भी एक कहानी है, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए कहानी है, नहीं तो ये बहुत इजी है, इसके लिए कहानी की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है, जैसे हमारे पास दो दोस्त हैं, ठीक है, तो हमने देखा था हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड पढ़ते हैं उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, यानी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बोलता पैसे, तो यहाँ पर जो हमारे बॉन्ड बनेगा वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। बट अब क्या होगा, अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इक्वल शेयरिंग होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर दो तरह से शेयरिंग होता है। एक होता है कि इक्वल शेयरिंग हो जाए, और एक होता है कि इन दोनों में से कोई ज़्यादा ताकतवर होगा वो ज़्यादा पैसे रख लेगा और दूसरा वाला कम पैसे रख लेगा। जैसा मान लो कि ये ग्रुप है, ठीक है, अभी के लिए एक ग्रुप है। अब ये ग्रुप अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पैसे रख लेगा, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये कार्बन ज़्यादा पैसे रख लेगा, ठीक है। उस तरीके से हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो तरह का फिजन है, एक एक इस तरीके का है कि यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन थे, जैसे मैंने मान लिया ये कार्बन है और कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा है ए, ठीक है, ये ग्रुप है। अब यहाँ पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल ये टूट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा C डॉट प्लस A डॉट, यानी ये मेरे पास बन गया कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। यहाँ पे इक्वली टूटा तो उसको बोलते हैं होमोलिटिक। होमो मतलब होमोलिटिक फिजन, यानी इसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब दूसरा मैंने क्या बोला कि इन दोनों में से जो ताकतवर होगा ज़्यादा पैसे ले जाएगा, तो जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे दो दोस्त थे,
क्या मैंने मान लिया सी है और यहाँ पे मैंने मान लिया डी है, ठीक है, सी निकलेंगे। अब यहाँ पे ऐसा मान लो कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो बी ने पैसे ज़्यादा खींच लिए। अब जो ज़्यादा पैसे ले लेगा मतलब पैसे का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो सी है वो प्लस हो जाएगा और ये बी जो है वो माइनस चार्ज ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो क्या बन गया? अब ये सी प्लस बन गया, इसको हम बोलते हैं कार्बोकटाइन, ठीक है। और सेकंड, अगर इस कार्बन इस जो हमारा डी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो ये कार्बन ज़्यादा ले लेगा, तो मतलब कार्बन नेगेटिव बन जाएगा और ये डी वाला पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी है वो कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कार्बन नेगेटिव चार्ज ले लिया तो ये बन गया कार्ब अनाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। एक है हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल, दूसरा है कार्बोकटाइन, अब तीसरा है कार्ब अनाइन, ठीक है। पहले बता दिया कि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है वो होमोलिटिक फ्यूजन से बनता है और कार्बोकटाइन और कार्बोनाइन हेटेरोलिटिक फ्यूजन से बनते हैं। कब? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ताकत, जो उसमें पावर है, जो पैसे खींच लेगा खींच लेगा। तो मैंने पहले ही बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को हम एज अ पैसे की तरह ट्रीट करेंगे ताकि हमें इजीली कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह के हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन। होता क्या है किसी भी रिएक्शन में जब हम कोई रिएजेंट डालते हैं, जैसे मैंने क्या माना, कोई रिएजेंट मैंने डाला, तो अब वो रिएजेंट इस कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, उसके बाद वो टूटेगा। अब वो या तो कार्बन फ्री रेडिकल बनाएगा, कार्बोकटाइन बनाएगा, कार्बोनाइन बनाएगा। इतना हमें पता चल गया, इन तीनों में से कोई बनाएगा। अब हम देखेंगे इनमें से स्टेबल कौन सा है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जब हमारा रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ कंबाइन करता है, तो फिर बाद में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वही आगे प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और बॉन्ड फ्यूजन कितनी तरह का है? दो तरह का, यानी हेटेरोलिटिक एंड होमोलिटिक, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट देख लिया, अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए कहानी आपको समझानी पड़ेगी क्योंकि ये तो एकदम कंफ्यूज कर देता है बाद में, नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है समझ नहीं आता। तो ऐसा समझो कि यहाँ पर दो दोस्त हैं, ठीक है, और एक ये दोस्त है, ठीक है। अब ये दोस्त जो है वो बहुत पैसे खर्च करता है, ठीक है, या फिर इसके पास बहुत सारा पैसा है, जैसे मान लो इसके पास बहुत सारा पैसा है और इसके पास बहुत कम पैसा है, ठीक है। अब इसके पास बहुत सारा पैसा है तो मतलब इसके बाप के पास तो पैसा नहीं होगा क्योंकि इसके पापा ने तो उसको दे दिया। तो मतलब जो उसके पापा होंगे यानी जो उसके फादर साहब होंगे उनके पास पैसा नहीं होगा, वो बेचारे रहे होंगे गरीब। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो ये आगे खर्च कर रहा है, ये लोगों को बांटता फिरता है क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो इसने अपने पापा से वो पैसा लिया है, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ। एंड ये वाला बच्चा ये बहुत गरीब है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसके पापा इसको डील नहीं दी है, इसके पापा ने सारा पैसा रखा हुआ है कि बाद में जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा या फिर कुछ अपने दम पे कर देगा तो वैसे भी पैसा उसका ही है, तो अभी के लिए मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है उसके पास बहुत सारा पैसा है, एक पर्सन के पास बहुत कम पैसा है, ठीक है। अब ये जो जिसके पास बहुत कम पैसा है उसके फादर के पास, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसके फादर के पास कम है, तो यानी ये है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, जिसमें जो ग्रुप होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये है माइनस आई इफेक्ट, जिसमें जो ग्रुप होता है उसके पास प्लस चार्ज होता है, ठीक है। आगे कंडीशन देखो, अब इसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो ऐसा मानो कि ये एक यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है। अब इसको एक अपने दोस्त को घर देना है, मतलब ये ऐसा बेंजीनियरिंग को मानो से घर, या फिर इसको बोलो कि इसकी शादी हो जाती है किसी के साथ। अब वो जो है वो जो ग्रुप आगे जुड़ा हुआ है या फिर कोई भी COH है या OH है जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन केस अगर इसके पास भी बहुत सारा पैसा होगा तो ये दोनों स्टेबल नहीं रहेंगे, मतलब एक नेगेटिव है तो एक को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इस बंदे की जिस लड़की के साथ शादी होगी डेट उसके पास कम पैसा होना चाहिए ताकि इस घर को ये स्टेबल कर सके, ठीक है। दोनों कमाएंगे तो फिर लड़ाई करेंगे कि भाई तू ज़्यादा कमाता है या मैं ज़्यादा कमाता हूँ, ठीक है, उस तरीके से कैसा ऐसा नहीं चलता है। तो मतलब यहाँ पे समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है वैसे, तो यहाँ पे समझने के लिए क्या है कि दोनों के में से एक के पास पैसा होना चाहिए, एक के पास नहीं होगा तो चलेगा। वैसे ही अगर ये वाला ग्रुप यानी ये जो ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप है, इसको जो ग्रुप चाहिए
फॉर स्टेबिलिटी इसको चाहिए नेगेटिव वाला, यानी अगर इसके पास पैसा कम है, मतलब ये इतना पैसा खर्च नहीं करता है, तो अगर इसकी बीवी पैसे कमाती है, ठीक है, अगर उसके पास पैसा है तो ये अर्न करके इस घर में देगी, ठीक है, तो वो उसको स्टेबल करेगा, वो बोलेगा ठीक है ये पैसे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये भी देगा ये भी देगा, दोनों की फाइट होगी कि तू कम दे रहा है मैं ज़्यादा दे रही हूँ, वैसे वैसे करके, तो ये अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अब पढ़ते हैं ये कहानी हो गई किस तरीके से, ताकि भूले ना, पेपर में भूल जाता है कि नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट नेगेटिव कौन शो कर रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर और वो कैसे स्टेबल कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, उसके हिसाब से समझा लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इसके पास में मेरे पास एक ग्रुप है। अब C डबल बॉन्ड OH करता क्या है, जिसके पास है ये लोन पेयर, जिसके पास है लोन पेयर, ठीक है। अब ये है यहाँ पे ये जो COH ग्रुप है हमारा, इन केस अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, हम कैसे बोलेंगे कि एक कंपाउंड एसिड है, जब वो हमने शुरू से देखा है एसिड की डेफिनेशन क्या है, जो H+ रिलीज करे। बेसिक की डेफिनेशन क्या है, जो OH- रिलीज करे या फिर H+ को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो COH है ये अपना H+ जैसे रिलीज करेगा तो ये बन जाएगा COOO-, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ ये ग्रुप, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज है, अब इसने अपना H+ तो रिलीज कर दिया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, लेकिन अब ये माइनस चार्ज है, इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इस ग्रुप को देगा, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। अगर इस ग्रुप ने इसका माइनस चार्ज ले लिया, समझना, अगर इस ग्रुप ने इसका माइनस चार्ज ले लिया तो कंपाउंड हो जाएगा स्टेबल। लेकिन अगर इस ग्रुप ने बोला नहीं भाई मेरे पास आ गई बहुत पैसा है, मैं तेरा पैसा नहीं रख सकता, इतना मेरे अकाउंट में जगह नहीं है, तो ये वाला O- क्या करेगा, अपने H+ को वापस ले आएगा। क्यों, क्योंकि वो उसका माइनस चार्ज स्टेबल नहीं हो रहा है उस ग्रुप के साथ, तो क्या करेगा, H+ को वापस ले आएगा इन केस अगर ये ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रुप था पॉजिटिव, और अगर ये ग्रुप नेगेटिव होता है, ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, अब ये इसको देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो भी नेगेटिव है वो भी नेगेटिव है, तो ये करेगा, ये अपना H+ वापस ले आएगा, तो ये बन जाएगा OH अगेन। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इसका ग्रुप जो था वो इसके साथ इसका ग्रुप जो था वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसके पैसे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो उसके पास खुद ही बहुत पैसे थे अकाउंट में, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं भाई मैं स्टेबल नहीं हो रहा हूँ, तो क्या कर अपना जो है OH वापस ले ले। तो इस तरीके से वो H+ रिलीज नहीं करे। H+ कौन रिलीज करेगा, जिसका ग्रुप उसके साथ कंपेटिबल होगा, यानी अगर ये OH- बनता है, H+ रिलीज करने के बाद पैसे इसके पास आते हैं, और अगर ये अपने पैसे अपने ग्रुप को दे रहा है, और अगर इसका पार्टनर वो पैसे एक्सेप्ट कर रहा है, कब एक्सेप्ट करेगा, जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये सब हमें इतना याद नहीं रखना है, हमने क्या किया, एक सीरीज़ बनाई, हमने एक सीरीज़ बनाई जिसमें हमने माइनस आई इफेक्ट की सीरीज़, माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप जो है वो उनको एक प्रायोरिटी दे दी कि भाई ये सबसे आगे रहेगा, ये सबसे ज़्यादा कम रहेगा, इसकी एसिडिक्शन सबसे ज़्यादा रहेगी, इसकी एसिडिक्शन कम रहेगी, ये ग्रुप जो है वो एक ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो एसिडिक्शन बढ़ाएगा कम करेगा, ठीक है। अब वो हमें रट लेनी है, ठीक है। वैसे हमने प्लस आई के लिए भी वही किया, एक सीरीज़ बनाई, ठीक है। और प्लस आई में मैंने क्या बोला, कौन से ग्रुप होंगे जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस आई कौन से ग्रुप होंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। आगे हम एग्जांपल देंगे तो इस तरह से समझ आ जाएगा। अब हम इसकी सीरीज याद कर लेते हैं। इतना समझ में आया क्या होता है, एक ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है, अब इसकी पोजीशन नहीं थी, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। अब इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, अब मैं एक चेन के हिसाब से समझा लेता हूँ होता क्या है, बेसिक आइडिया। यहाँ पे ग्रुप था जो था, मैंने क्या बोला, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक में मान लेते हैं पॉजिटिव एक में मान लेते हैं नेगेटिव। अगर ये ग्रुप नेगेटिव है तो जो उसके साथ कार्बन की चेन होगी, दिस चेन, वो मैं ग्रुप के हिसाब से समझा था, मैं चेन के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो अगर ये ग्रुप नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द रिंग तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा सिग्मा पार्शियल चार्ज, यहाँ पे सिग्मा पार्शियल, ठीक है, पार्शियल डबल चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कार्बन तक ही जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहली बात। तीसरा, जो हमारा ग्रुप है, अगर ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, डोनेट कर रहा है ना क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो अगर ये ग्रुप अपने पैसे डोनेट करेगा टू द जो हमारी
चेन है तो इसके पैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये थोड़े रखेगा, फिर ये अपने आगे वाले कार्बन को देगा, अपने आगे वाले कार्बन को देगा, क्योंकि ये पहले खुद स्टेबल थे, लेकिन इनके पास एक ऐसा ग्रुप आ गया जो आगे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब क्या चाहिए, इनके लास्ट में एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो उस कार्बन को एक्सेप्ट करे ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़े। ठीक है, अभी के लिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट और नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है वो देख रहे हैं। तो अगर ये ग्रुप नेगेटिव है तो इस तरीके से होगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो अगर ये अपना जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप है यानी इसके पास पैसे कम है तो क्या करेगा, इस कार्बन से पैसे लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जो पैसे देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो लेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन इसके पास डेल्टा प्लस आ जाएगा, एंड लास्ट वाला कार्बन इसके पास थोड़ा सा और पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यानी ये वाला ग्रुप अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो पैसे देगा या तो पैसे लेगा, उसके इफेक्ट हमें दिखेंगे चेन पे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही समझना है क्या है कि एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। याद रखने के लिए मैंने क्या बोला था कि जो ग्रुप प्लस चार्ज में है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, जो ग्रुप नेगेटिव चार्ज में है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अपोजिट, यानी इसके पास बहुत सारा पैसा है मतलब इसके पापा के पास नहीं है, इसके पास बहुत कम पैसा है मतलब इसके पापा के पास बहुत है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अब ऐसे ग्रुप जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं वो क्या करते हैं, यानी अगर मैंने मान लिया यहाँ से मेरा OH रिलीज हुआ, H रिलीज हो जाता है, ठीक है, O माइनस बन जाता है, इसके पास O माइनस है, इसके पास ग्रुप, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और बीच में कोई कार्बन की चेन है। अब ये क्या करेगा, ये वाले इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा, ये अपना जब H प्लस इसे रिलीज किया तो उसका माइनस चार्ज स्टेबल करने के लिए ये अपना माइनस चार्ज इस रिंग पे देगा, और ये वाला ग्रुप एक्सेप्ट भी कर लेगा, तो मतलब ये कंपाउंड, ये वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ती है, जब माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आगे मैं बता देता हूँ, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, यानी ग्रुप पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रुप पॉजिटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, मतलब एसिड का मतलब क्या होता है, H प्लस रिलीज करना, H प्लस रिलीज करेगा तो पीछे जो बचेगा, मतलब H प्लस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन देके गया ऑक्सीजन को, अब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए फेंकेगा रिंग पे, रिंग से अगर वो ग्रुप एक्सेप्ट किया तो कंपाउंड स्टेबल रहेगा, अगर वो ग्रुप ने एक्सेप्ट नहीं किया तो कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा। जैसे अभी मान लिया यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो एक्सेप्ट नहीं करता, ये बोलता नहीं भाई तो अपना OH वापस ले ले, मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के। ठीक है, ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब इसकी सीरीज देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारा है सबसे पहला नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट वी हैव माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट सीरीज, मतलब यहाँ पे ग्रुप्स जो होंगे उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ट्रिक के हिसाब से याद करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने भी पढ़ी थी, मुझे भी सर ने समझाई थी। अब यहाँ पे जो ट्रिक है वो ये है, ना फरहान ना ऋतिक, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख, ना ओमपुरी, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश ना ओमपुरी, ट्रिक है ये, अगर ये याद कर लोगे तो याद रहेगा, क्योंकि बाद में ऐसे पता नहीं चलता है NF3 पहले है NR3 पहले है, इसलिए ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान, ये एक लाइन है। दूसरी है साइना, शाइना बोल सकते हैं, साइना क्या हुआ, साइना अली की कार में क्या बोली, हेलो, साइना बोली अली की कार में हेलो। फिर अगली लाइन ये है, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है, बेंजीन है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव इफेक्ट है। आई विल जस्ट चेंज द कलर ताकि जल्दी समझ आ जाए। तब ना फरहान से क्या होगा, NF3 प्लस, मैंने क्या बोला था पहले ही, जो नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट होता है उसमें जो ग्रुप होता है वो पॉजिटिव चार्ज में होता है, तो N से N, फरहान से F3, NF3, और यहाँ पे हो जाएगा NR3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, R से ऋतिक, देन शाहरुख से ना शाहरुख, सॉरी ना फरहान ना ऋतिक, यहाँ पे शाहरुख आएगा, ना शाहरुख नहीं आएगा।
जैसे है ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान, 2 बार एन फिर शाहरुख, 2 बार एन देन सलमान। ठीक है, तो शाहरुख के लिए आ जाएगा एस शाहरुख, आर से आ जाएगा SR2, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज चल रहा है। ना हिमेश के लिए हो जाएगा एन से एन, एच से H3। ठीक है, 3 कार्बन होता है प्लस चार्ज। ना ओमपुरी NO2। ठीक है, NO2 उसके पास तो प्लस चार्ज पहले से ही है। ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान के लिए S से SO3H। ठीक है, एन से एन, ना फरहान से NF3, ना ऋतिक से NR3, शाहरुख से SR2 शाहरुख, ना हिमेश से NH3, ना ओमपुरी से NO2, सलमान से SO3H। ठीक है, सलमान से SO3H यानी सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड से किसकी हमारी एसिडिक्शन ज़्यादा है? NF3, NR3, SR2, NH3 प्लस, NH3 प्लस, हाँ ना सिर्फ अमोनिया नहीं लिखेंगे, NH3 प्लस, NO2 एंड SO3H। देन साइना मतलब अब CN कौन सा होता है हमारा ग्रुप? नाइट्राइल वाला। ठीक है, ये साइनो हम बोल सकते हैं। अली मतलब अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड मतलब CHO। कार से कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी चेंज हो गई है। ठीक है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले कौन कौन आ रहा है? साइनाइड आ रहा है। ठीक है, CN, देन अल्डिहाइड आ रहा है CHO, एंड कार से कार्बोक्सिलिक एसिड फिर आ रहा है। हेलो मतलब हेलोजेंस में कौन कौन सा आता है? हेलोजन से पता ही चल जाएगा ना, हेलोजेंस यानी पहले जगह फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से सीरीज फॉलो करनी है। देन लास्ट में और मतलब OR हम पहले बोल रहे हैं ना, अल्कोक्सी ग्रुप्स। आर से मतलब कोई भी हमारी चेन हो गई। अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोहल सबको पता ही है OH। ठीक है, अल्कोहल से ज़्यादा अल्कोक्सी ग्रुप की है। ठीक है, देन अल्काइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, नहीं मतलब NH2। अब यहाँ पे देखो ये NH2 है और ये NH3 प्लस है। ठीक है, तो NH3 प्लस की कितनी ज़्यादा है और NH2 की कितनी कम है? देन बेंजीन तो सबको पता ही है, दिस इज हमारी बेंजीन है। इन अलग है, इन मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड C एंड H मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से हमने कंपेयर किया, हाइड्रोजन की सबसे कम है एसिडिक स्ट्रेंथ और सबसे ज़्यादा किस ग्रुप की है? NF3। अगर कोई ग्रुप हमारे पास, कोई हमारी चेन है, उस चेन पे हमारे पास कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप में हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक हमारे पास NF3 है और एक हमारे पास COH है, तो हम क्या बोलेंगे किसकी एसिडिक्शन ज़्यादा है? NF3 वाले की एसिडिक्शन ज़्यादा है। फिर यहाँ पे हमारे पास सेम ग्रुप होगा, COH होगा, OH होगा, तो हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से हमारा सीरीज फॉलो होता है। जस्ट चेंज द कलर। ठीक है, पहले NF3, NR3, SR2, NH3, NO2, SO3H, cyanide, CHO, COH, then halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, then alkoxy, then अल्कोहल की मम्मी है। ठीक है, कैसे ही है? अल्काइन, NH2 यानी बेंजीन, देन C डबल बॉन्ड C एंड देन लास्ट में H। ठीक है, तो ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान, इतना पहली लाइन। दूसरा, साइना अली की कार में हेलो, साइना बोली अली की कार में हेलो, और फिर अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है। ठीक है, तो ये मैंने खुद से नहीं बनाया है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ। देन फ्रॉम पंकज सर। देन अगला है हमारा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब इसको भी हाइड्रोजन के साथ ही कंपेयर करेंगे। प्लस आई इफेक्ट में मैंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे प्लस आई इसके लिए है। अब जो ग्रुप होगा वो नेगेटिव में होगा, तो यहाँ पे हमारे पास है कहीं नहीं जाना है बस ओला भी आई है ना, स्कूटी या फिर बाइक सभी आ रही है ओला कंपनी। तो कहीं नहीं ओला की कार में, कहीं नहीं ओला की कार, बस कहीं नहीं ओला की कार, कहीं नहीं ओला की कार, कहीं नहीं ओला की कार। सो आई विल जस्ट चेंज द इंक कि थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो क्या है नाम? कहीं नहीं ओला की कार में। ठीक है, कहीं नहीं ओला की कार में। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्राइमरी टेरिशरी
देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भी यहाँ पे 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, एक होता है हमारा ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, एक होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं इसके लिए आ जाएगा COO नेगेटिव। मैंने क्या बोला, जो प्लस आई इफेक्ट होता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, COO माइनस, NH नेगेटिव। ठीक है, देन ओला, ओला से आ जाएगा O माइनस नेगेटिव। ठीक है, वहाँ पे अल्कोहल था, यहाँ पे O माइनस है। देन कार के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जाएगा COO माइनस, सॉरी दिस वन इज कहीं से आ जाएगा CH2। ठीक है, C, तो इसके लिए C से C और H से CH2 माइनस। ठीक है, कार से आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CO माइनस, CH2 NHO माइनस CO माइनस। ठीक है, सबके लिए। देन टर्शरी कौन सा है, टर्शरी कार्बन, जिसे मैंने मान लिया ये जो कार्बन है, इंक चेंज कर लेता हूँ नहीं तो कंफ्यूज होगा फिर से। अब यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन पे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारा टर्शरी कार्बन। अगर इसके साथ, और यहाँ पे एक H है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 H जुड़े हुए हैं और 2 ही वैलेंसी रहेगी, मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो ये सेकेंडरी हो गया। और अगर सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो ये हो जाता है हमारा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, टर्शरी मतलब 3 कार्बन जुड़े हैं, सेकेंडरी मतलब 2 कार्बन जुड़े हैं, प्राइमरी मतलब यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास कार्बन की चेन आ जाती है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, टर्शरी वाले की ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है, यानी टर्शरी वाला प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करता है। ठीक है, फिर देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और ट्रिटियम सबको पता ही है, ट्रिटियम T से लिखते हैं, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, जिसका एटॉमिक जो हमारा मास नंबर है वो 3 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और हाइड्रोजन का 1। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारा इस इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिटेल में मैंने बता दिया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से इसका सीक्वेंस याद रखना है। बस एक कन्फ्यूजन आपको आ सकता है, वो भी मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर एक तो ये हो गया NH माइनस, ठीक है, और यहाँ पे एक तो NH3 प्लस, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, और तीसरा NH2 जिसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ है बट वो कम एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों NH ही हैं, लेकिन NH3 प्लस होगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, NH2 होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ही होगी पर थोड़ी सी कम होगी, और प्लस आई के लिए NH माइनस, माइनस आएगा तो सभी समझ ही जाएंगे, अगर माइनस साइन है तो मतलब प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने एक वो भी बता दिया यहाँ पे कि अगर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट अगर नेगेटिव रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और पॉजिटिव रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ, नेगेटिव के लिए इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर नेगेटिव इफेक्ट रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट किस जो हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होती है। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है कुछ एग्जांपल्स किस तरीके से हम इसके एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ ही बता दिया, तो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस। कुछ रूल्स देख लेते हैं, और एक रूल है DNP रूल। ठीक है, वो मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहला रूल क्या है, जो मैंने पहले बताया, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैंने ऊपर दे दी थी, क्या, जैसे यहाँ पे COH है, C डबल बॉन्ड O COH। ठीक है, तो आफ्टर लेट मी चेंज द इंक ऑफ द पेन, यस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहला है। ठीक है, तो इसकी मैंने एग्जांपल ऊपर दी थी, ये वाली एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे COH ग्रुप था, और जैसे ही, ठीक है, ये COH ग्रुप था, इस COH ग्रुप ने क्या किया, H+ रिलीज किया, H+ रिलीज किया तो मतलब COH माइनस हो गया। और यहाँ पे दो तरह की कंडीशन है, एक तरह का ग्रुप पॉजिटिव रहेगा, ग्रुप नेगेटिव रहेगा। अगर ग्रुप पॉजिटिव रहेगा तो मतलब वो यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, और अगर ग्रुप नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है।
ठीक है। तो अब जो नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है, जब ग्रुप पॉजिटिव होता है तो ये वाला इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है पैसे जो है एक्सेप्ट कर देगा, जिससे कंपाउंड स्टेबल बन जाएगा और एसिडिक बढ़ जाएगी। दूसरा है ग्रुप नेगेटिव रहेगा, ग्रुप नेगेटिव रहेगा तो ये OH जो O है ये अपना H+ रिलीज नहीं करेगा, अपना H+ वापस बुला लेगा या रिलीज ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जो ग्रुप है उसको स्टेबल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास पहले ही नेगेटिव चार्ज है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैसे हैं वो इस ग्रुप में स्टेबल नहीं रह पाएंगे, इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होती है किस में कम होती है, तो मैंने पहले ही बताया एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, तो आई विल जस्ट राइट देयर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/+ आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। देन सेकंड एग्जांपल क्या है, और इसमें हमारा DNP रूल बनेगा। DNP रूल मतलब डिस्टेंस नंबर एंड देन पावर। यानी मैंने मान लिया मेरे पास दो ग्रुप थे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है COH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जुड़ा है फ्लोरीन, दिस इज अदर एग्जांपल। यहाँ पे COH ग्रुप है, यहाँ मेरे पास जुड़ा है NO2, ठीक है। और मेरे पास एक और एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे पास जुड़ा है क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस नंबर COH पावर, ठीक है। तो यहाँ पे COH सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका सबसे कम है, एक इसका कम है एक इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे कम हो जाएगी, मतलब C की तो सबसे कम रहेगी, तो C को मैं सबसे लास्ट में लिख दूंगा, C की सबसे कम है। अब A और B में सबसे ज़्यादा किसकी है, तो NO2 और F वाला हम सीरीज देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट वाला। माइनस आई इफेक्ट वाला सीरीज क्या था, ना ऋतिक, ठीक है, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान, तो ना हिमेश ना ओमपुरी, ओमपुरी तो आ गया लेकिन यहाँ पे हेलोजन नहीं आया, तो मतलब NO2 की जो है वो हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे जो B वाला है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इस तरीके से बस हमें पेपर में बस यही करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा DNP रूल का मेरे को आपको बताना था, DNP रूल का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहला डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस एक्सेस का सबसे पहला है, देन नंबर। अगर यहाँ पे मेरे पास दो क्लोरीन भी जुड़े होते, यानी मैंने मान लिया, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इन केस मेरे पास से सेम ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे पास एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास जुड़ा हुआ है दो क्लोरीन, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों की पोजीशन सेम है, डिस्टेंस ठीक है। नंबर, नंबर मतलब पहले मैं इसकी पावर नहीं देखूंगा, मुझे पता है हेलोजन में फ्लोरीन की जो है वो नेगेटिविटी जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा रहता है, क्लोरीन का कम रहता है, लेकिन यहाँ पे दो क्लोरीन ग्रुप हैं इसलिए इसका जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा ए से, ठीक है। बस यही बताना था DNP रूल कैसे लगता है। उसके बाद हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखी थी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया ये एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे मेरे पास COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सेम यहाँ पर भी सेम ही है वैसा, यहाँ पे COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ग्रुप जुड़ा हुआ है CN और यहाँ पे मेरे पास ग्रुप जुड़ा हुआ है मिथाइल। तो सिंपल, एकदम 1 मिनट भी नहीं लगेगा आंसर देने में। क्या है भाई, मैंने देखा था CN जो है वो मेरा माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। और ये मैमी यानी मिथाइल, यानी मिथाइल मतलब CH, ये हमारा हो गया प्राइमरी कार्बन, ठीक है, प्राइमरी R ग्रुप, ये है हमारा पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो ठीक है, अगर हमें कोई भी सीरीज पूछ ले, अगर वो पूछ ले हमारा कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ किसकी ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसके H+ आइंस जो ज़्यादा रिलीज करेगा, जो एसिडिक ज़्यादा होगा, एसिडिक ज़्यादा होगा मतलब उसका pH ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट में अगर कोई पूछ ले बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ विल बी कम होगी उस चीज़ की। देन OH- भी कम होंगे क्योंकि H+ ज़्यादा है, pH ज़्यादा है तो मतलब pH यहाँ पे, सॉरी pH लो होना चाहिए, रियली सॉरी। अगर pH कम होता है, pH कम होता है मतलब यहाँ से 1 से 7 तक की pH रेंज जो होती है वही तो एसिडिक होती है ना, तो एसिडिक के लिए pH कम होना चाहिए। अगर pH ज़्यादा होगा तो हमारा बेसिक हो जाएगा वो। उसके बाद वो क्या बोलता है, वो बोलता है Ka क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर H+ ज़्यादा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा, मतलब Ka भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे Kb ज़्यादा होता है,
ठीक है। एक हो रहा है यहाँ पे पीएच और पीओएच, ठीक है, या फिर वो कहता है पीकेए। तो यहाँ पर के ए ज़्यादा है तो पीकेए कम होता है, ठीक है। एसिड के केस में पीकेए कम होता है और बेसिक के केस में पीकेए ज़्यादा होता है। तो ठीक है, ये मैंने पूरा जो है वो इसके हिसाब से बता दिया, इस ग्रुप के हिसाब से। इस ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है, बी की कम है। तो मतलब ए का जो है वो एच प्लस आयन भी ज़्यादा होंगे, पी एच कम होगा, के ए ज़्यादा होगा, पी के ए कम होगा, ओ एच माइनस कम होंगे, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, के बी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा, सॉरी यहाँ पर ओ एच माइनस कम है तो के बी भी ज़्यादा होगा, के बी भी कम होगा, ठीक है। और पी के ए ज़्यादा होगा, पी एच भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरीके से हमें अमाइंस की बेसिसिटी आ जाएगी, पूछ लेगा। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक हो गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, दूसरा होगा बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, हमारा मैंने क्या बोला, डीएनपी रूल, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिसिटी कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास है RNH2, दूसरा है R2NH और तीसरा है R3NH, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो यानी ये है हमारे पास टर्शरी अमाइन, हमारे पास सेकेंडरी, ये हमारे पास प्राइमरी। तो मैंने क्या बोला, टर्शरी कोई भी हो तो टर्शरी वाले की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यानी ये प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है, तीनों का प्लस आई है, लेकिन इस प्लस आई इसका ज़्यादा है। तो यानी ये थर्ड वाला जो है वो टर्शरी वाला जो है वो उसकी ज़्यादा हो जाएगी, यानी टर्शरी वाले की ज़्यादा हो जाएगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो होता है एच प्लस को जल्दी एच प्लस जल्दी एक्सेप्ट करता है। R3N, ठीक है। तो यहाँ पे एच प्लस नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन की 3 ही वैलेंसी होती है, मैंने पहले बोला था उसके 3 याद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गैस फेज, ठीक है। बेसिसिटी का पता चल गया सबको, प्लस इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी बढ़ाता है और टर्शरी की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बता था हमारा एक्वस फेज, एक्वस फेज में उसमें हमारा सॉल्वेशन का कंसेप्ट भी आ जाता है। तो उसमें हमारे पास कितना क्वेश्चन पूछता है इथाइल और मिथाइल के लिए, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, अगर हमारा सॉल्वेशन होगा तो इसमें सीक्वेंस चेंज हो जाता है। इसमें टर्शरी प्राइमरी, ये जो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी वाला वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी दोनों का आगे आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी दोनों का आगे आ जाता है, लेकिन इथाइल में क्या है, एक कार्बन है तो एक कार्बन पहले आएगा, ठीक है। इथाइल में एक कार्बन पहले आएगा फिर 3 आएगा, दोनों में सेकेंडरी पहले रहेगा। मिथाइल में क्या रहेगा, टर्शरी पहले रहेगा, ये बाद में रहेगा। तो ये याद कैसे रखना है, मैंने इससे बता दिया। इथाइल में एक कार्बन रहता है ना, सॉरी, मिथाइल में एक कार्बन रहता है, जिसमें एक कार्बन रहता है उसका वन पहले आएगा, दिस इज इथाइल, ठीक है। इथाइल के केस में क्या होता है 2 3 1 और मिथाइल के केस में 2 1 3, ठीक है। वन किस में, दोनों में 2 पहले आएगा, लेकिन वन किस में पहले आएगा, जिसमें कार्बन एक होता है। मिथाइल में एक ही कार्बन होता है इसलिए 2 1 3, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट इन गैस फेज तो वो 3 1 ही रहेगा तीनों में, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उस तरीके से हम कर लेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे, उसके बाद आगे शुरू करते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट में लास्ट एग्जांपल क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे है मेरे पास जुड़ा हुआ, दिस इज कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन पढ़ा ना हमने, उसी के बेसिस पे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। अब चारों का करना है, ठीक है, ऑर्डर। अब यहाँ पे हमारे पास जुड़े हैं, देयर वी हैव CH3, यहाँ पे है CD3, यहाँ पे है CI3, ठीक है। तो अब ये तीनों कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन में मैंने क्या बोला, जो एसिडिक स्ट्रेंथ था वो कैसे मैंने बोला था,
ऐसी स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और बात बता देता हूँ। अब कार्बोकेटाइन में क्या होता है, प्लस चार्ज, और कार्बोनाइन में नेगेटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में भी डॉट होता है। ठीक है, क्या कर रहा है ये। अब यहाँ पे जो C प्लस है, मतलब कार्बन फ्री रेडिकल है, तो ये प्लस आई इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और कार्बोनाइन में नेगेटिव आई इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, माइनस वाले को माइनस स्टेबल करेगा, प्लस वाले को प्लस स्टेबल करेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना। अब यहाँ पर क्या है, कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे प्लस, दोनों में सब जगह प्लस आई इफेक्ट ही शो हो रहा है हर जगह पे, लेकिन जो हमारा ये आई है, ठीक है, C(T3), ठीक है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम का जो है वो प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसका थोड़ा कम होता है। ये हो गया एक का। अब ये बोलता है यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन, इसमें हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप जुड़ा है, इसमें भी सेकेंडरी, इसमें भी सेकेंडरी, इसमें हमारे पास जुड़ा है प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी, तो प्राइमरी वाला स्टेबल रहता है या सेकेंडरी वाला, हमें पता है सेकेंडरी वाला स्टेबल रहता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, डी वाले की। तो डी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन सी वाला, देन बी वाला, एंड देन लास्ट में ए वाला। क्यों, क्योंकि ये तीनों तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन थे। ठीक है, और ये वाला हमारे पास सिंगल प्राइमरी कार्बन था। और इन तीनों में कैसे हमने रिलेट किया, विद द आइसोटोप। आइसोटोप किसका ज़्यादा, Ct3। मैंने क्या बोला था, ड्यूटेरियम का सबसे ज़्यादा हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है। जिसका जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे। तो मैंने मान लिया सेम एग्जांपल, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जुड़ा हुआ है NO2, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है फ्लोरीन, और यहाँ पे है CH3। बोलता बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता बताओ, या फिर स्टेबिलिटी बताओ। तो स्टेबिलिटी मैंने क्या बोला, विल जस्ट रेड कर रहा हूँ क्योंकि एक नया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कार्बो अनाइन को स्टेबल करता है, तो माइनस आई, ये भी माइनस आई शो कर रहा है, ओके, ये भी माइनस आई शो कर रहा है, ओके, ये भी माइनस आई शो कर रहा है, ओके, बट ये पॉजिटिव आई शो कर रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो डी वाला सबसे पीछे। ठीक है, अब इन तीनों में से देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो जाएंगे सीरीज पे। ना फरहान, ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान। ओमपुरी आ गया लेकिन हाइड्रोजन नहीं आया, तो ओमपुरी वाला सबसे ज़्यादा रहेगा, मतलब ए का सबसे ज़्यादा है, उससे बाद बी सी में से हाइड्रोजन में फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन का कम होता है। पर डी एन पी डिस्टेंस सबका सेम था, नंबर सबके सेम थे, एक एक ही ग्रुप था। एंड फिर हमने पावर देखी, पावर किसकी सबसे ज़्यादा, जिसकी आई वाले सबसे ज़्यादा रहेंगे, प्लस आई सबसे कम रहेगा। तो प्लस आई मतलब डी सबसे लास्ट में रहेगा, ए सबसे पहले रहेगा, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ना हिमेश ओमपुरी सलमान है। ठीक है, हेलोजन्स में फ्लोरीन का ज़्यादा आ जाता है, तो बी आ जाएगा, एंड देन सी, एंड देन लास्ट में डी। तो इस तरीके से हमें हमारे इंडक्टिव फैक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडक्टिव फैक्ट के बारे में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।